नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने इस सेशन में, जो कि मेरे द्वारा एक सीरीज शुरू की गई है कि 2021 से लेकर 2023 तक जितने भी आरपीसी व कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन 1 या 2 दिन के अंदर एक वीडियो अपलोड इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब पर डाला जाता है। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, इसमें भी आप जाकर वहाँ से लगातार पेपर देख सकते हैं। आज जो पेपर है वह जो वरिष्ठ अध्यापक का पेपर हुआ था 29/1/2023 को, उसका सॉल्यूशन अपने देखेंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, उन पर पूर्ण चर्चा करेंगे और उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर बात करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि आपका कम समय लेते हुए इस पेपर का सॉल्यूशन कराया जाए, जो आपके लिए आगामी जितनी भी परीक्षा होनी है उनके लिए उपयोगी रहेगा। अभी तक आपने वो तीनों पेपर नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, साथ ही जो प्ले लिस्ट बनाई है वो भी देखिए और इनसे जुड़िए। देखना कि 3 या 4 पेपर ही अभी हुए हैं, उनसे भी कितने मिलते जुलते हुए जो प्रश्न उन प्रश्नों में मिल रहे हैं जो आरपीसी कराती है, या आरएसएसएमबी भी जितने पेपर कराए हैं उनका भी सॉल्यूशन जल्द लाया जाएगा। इसके तहत क्या होगा कि अपने आप को अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार तैयारी करनी है और कौन सा पेपर एग्जामिनर किस प्रकार से उसमें जो प्रश्नों का स्तर रखता है। तो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न से करेंगे। आप इसको मिला सकते हैं, 29/1/2023 का एग्जाम था और ये डी कोड है, यानी जो द्वितीय पारी थी उसका एग्जाम है, इससे आप मिला सकते हैं। शुरुआत करेंगे अपने सबसे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? तो आपका आंसर होना चाहिए प्रेम नारायण जो माथुर हैं वो इससे सम्मिलित नहीं थे। ये थे जुगल किशोर चतुर्वेदी थे, चिरंजीव लाल शर्मा थे, भोलानाथ थे। 18 मार्च 1948 को अलवर भटपुर और धौलपुर करौली को मिलाकर जो मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था उसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन शामिल, मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं था? तो प्रेम नारायण जो माथुर नहीं था। ये मैंने आपको बता दी और इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य उस पर अपने बात कर ली। ज़्यादा समय नहीं, मतलब ऐसा हो कि अपना पेपर भी अपने को पता चल जाए, इस लेवल का आता है, और सॉल्यूशन भी पता चल जाए, ज़्यादा टाइम आपका खराब ना हो। कुंदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो ये सीकर से है और करीब 1935 के आसपास की ये घटना है। जो ये घटना हुई थी उसमें करीब 7 से 8 या 6 से 7 किसानों की हत्या हो गई थी, जिसके चलते वहाँ ब्रिटेन में भी जो संसद थी वहाँ पर भी इसकी आलोचना हुई थी कि इस प्रकार का नरसंहार नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। नागनेची माता का मंदिर है, इस प्रश्न को डिलीट कर दिया है आरपीसी ने, इसका कोई आंसर नहीं माना है। वैसे तो इसका कोई आंसर नहीं माना, आरपीसी ने डिलीट कर दिया। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। चिल्हा का टीला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? तो जयगढ़ का पूर्ववर्ती नाम है। ये चिल्हा का टोला बोला है, चिल्हा का टोला अपने बोलते हैं आम भाषा में चिल्हा का टीला, यहाँ है चिल्हा का टोला, तो मतलब हो गया जयगढ़ दुर्ग। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। जयगढ़ आपको पता ही है जयपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार जिसका बीकानेर चित्र शैली से संबंध नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साहिब राम इसका आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्यों है इस पर भी अपने चर्चा करेंगे। आंसर रहेगा साहिब राम। ये आगे अलीराज अहमद और हमीद, ये कौन से हो गए? ये बीकानेर शैली से हो गए। इसके साथ देखिए अपना एक प्रश्न भी क्लियर हो रहा है। अब अपने को ये पता चल गया कि अली राजा अहमद और हमीद हैं जो बीकानेर चित्र शैली से संबंधित हैं। साहिब राम है जो जयपुर शैली से संबंधित है, इनका संबंध है जयपुर से होगा। इस प्रकार देखिए अगर कंसेप्ट जोड़ेंगे, अली राजा अहमद और हमीद हैं जो बीकानेर चित्र शैली से संबंधित हो गए और साहिब राम हो गया जयपुर से। अब अपने चारों प्रश्नों इन जो ऑप्शन थे उस पर बात की, इससे अपने ये क्लियर हो गया कि आगे अगर बीकानेर चित्र शैली से संबंधित पूछेगा तो अपना प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करें। निम्नलिखित आभूषणों की सूची में निम्न में से कान में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो सुरुलिया है जो कान में पहना जाता है। जो मटर माला है वो तो आपको भी पता है गले में पहनी जाती है। इसी बीच अगले प्रश्न पर बात करें, शंकरिया नृत्य संबंधित है, तो ये कालबेलियों से संबंधित है। शंकरिया जो नृत्य है वो कालबेलिया करते हैं, उन समुदाय से संबंधित रहेगा। आगे आ गया नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता कौन है? तो ये पल्लण है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट हो सकता है, इस प्रश्न को आप बढ़िया से तैयार कीजिएगा। नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता कौन है? तो पल्लण इसके रचयिता हैं। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। चारण चर्चाएं से क्या अभिप्राय है? यानी चारण जाति है उसकी जो चर्चाएं हैं उससे क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर होगा करणी माता की स्तुतियां होगी। चारण चर्चाएं यानी जो चारण
जाति के लोग हैं जो करनी माता की स्तुतियां करते हैं, यानी करनी माता को याद करते हैं, जो भजन है या कीर्तन किसी भी प्रकार से करते हैं, उनको चांद चर्चाएं से कहा जाता है। इस प्रकार अगर मेरे द्वारा अगर आपको ये दी गई जानकारी अच्छी लग रही है इस सेशन की, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर बात करेंगे कि राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ, देखिए इंपॉर्टेंट है, नहीं दिलाता, तो विधानसभा के अध्यक्ष को नहीं दिलाता। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दिलाता है, राजस्थान विधानसभा के सदस्य को दिलाता और राज्य के मंत्री को आपसे पूछा है नहीं दिलाता, तो आपका आंसर होगा राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को नहीं दिलाता। अब देखना पॉलिटिकल से कितने जुड़े प्रश्न, 3 पेपर देख लिए, उनमें मिलते जुलते यही राज्यपाल से पूछा जा रहा है। इस प्रकार पुराने पेपर अगर अपने सॉल्यूशन करेंगे तो अपने को बहुत फायदा होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है, यानी राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त है, तो आंसर होगा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जो अनुच्छेद 213 है उसके तहत है, राज्यपाल को दी गई है। अगले पर प्रश्न पर बात करेंगे, राज्यपाल से अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, ये नहीं होती क्षमादान की शक्ति, निषेधकारी की शक्ति, निषेधाधिकार की शक्ति और मंत्रिपरिषद के निर्माण की शक्ति नहीं है। अनुच्छेद 213 से संबंधित पूछा है तो आपसे पता होगा अध्यादेश जारी करने का संबंध है, जो अनुच्छेद राज्यपाल से 213 में आता है। अगले प्रश्न पर बात करेंगे, वर्तमान मुख्य सचिव उत्साह शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रही, तो एक रही, ये दूसरी हैं कुशला सिंह है शायद वो इनके इससे पहले रह चुकी है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है, यानी जो आरपीसी है वो अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन है किसको प्रस्तुत करती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करती है। इंपॉर्टेंट है, आपने एक चीज नोट की होगी, अगर आरपीसी से प्रश्न, आरपीसी का एग्जाम है, पॉलिटिकल है, तो वहां से जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है वहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है, अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह सही नहीं है, ये क्या है, सही नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य में से यथासंख्या निकटतम 1/3 से व्यक्ति होंगे जो अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार अथवा राजस्थान सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण करेंगे, ये भी गलत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तथा 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इसमें जो भी पहले अपने पद को धारण करेगा, ये बिल्कुल सही है। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होगी तब तक ही वो अपने पद पर बने रहेंगे। आरपीसी से लगातार 2 प्रश्न आ गए। मैंने कहा कि वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा होती है या स्कूल लेक्चरर होता है, उसमें से आरपीसी से प्रश्न बनता है। आगे बढ़ेंगे, ये जो प्रश्न था राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में, इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था आरपीसी ने। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो अनुच्छेद 41 का संबंध है जो पंचायती राज से नहीं है। अनुच्छेद 40 और 243 का तो संबंध है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 41। राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष होता है इसका अध्यक्ष। ये तो आपको ही पता है कि राजस्थान की विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष इसका जो होता है वो अध्यक्ष होता है। राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति होती है, उसका अध्यक्ष होता है। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। अगला प्रश्न है, 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था, तो इसका आंसर होगा गुलाब चंद कटारिया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, गुलाब चंद कटारिया। राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, तो 1985 में किया गया था अंतिम बार राजस्थान में, और उस समय हरदेव जोशी की जो सरकार थी उसके विरुद्ध है जो 1985 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, मुख्यमंत्री पूछ ले तो हरदेव जोशी की सरकार थी। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। यह प्रश्न खेल से संबंधित है।
अपने देखा है कि खेल खिलाड़ी से भी प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं और लेवल के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। करंट में भी प्रश्न अगर खेल खिलाड़ी से बन रहा है तो वो लेवल का बन रहा है, इसलिए करंट अफेयर को बढ़िया से तैयार करना है तो आप इनफ्यूजन नोट्स के यूट्यूब पर चुनिए। बहुत कम समय में राजस्थान व इंडिया करंट अफेयर डेली इस पर शेयर किया जाता है। अगले प्रश्न पर बात करेंगे, राजस्थान के डेल्फी खेलों के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करना है अपने को। कि डेल्फी खेल है, ये एग्जाम के स्तर का पेपर था। 18 से 35 वर्ष की आयु के राजस्थान के निवासी इसमें भाग ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। यह 9 से 12 फरवरी 2023 को उदयपुर में नहीं हुआ था, इसका आयोजन जयपुर में किया गया था। ये इसका आंसर रहेगा, यानी केवल फर्स्ट इसका सही रहेगा। अब देखिए डेल्फी खेल के कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी जो वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा हुई थी 30 जुलाई को, उसमें भी जो डेल्फी खेल में अनुया प्रसाद थी जिन्होंने गोल्ड जीता था, वो भी प्रश्न पूछा, यानी डेल्फी खेलों के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया? ये तो आपको भी पता है कि कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया था, प्रथम स्थान प्राप्त किया था। 2001 की जनगणना की तुलना में, अगले प्रश्न पर बात करेंगे, 2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्न में से गलत विकल्प को चुनना है। गलत चुनना है अपने को, उस पर बात करेंगे। लिंगानुपात में तो वृद्धि हुई है, बाल लिंगानुपात घटा है, ये भी सही है। जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ, ये है तो जनसंख्या घनत्व 200 है, तो उसमें बदलाव हुआ है, इसमें पूछा है गलत, तो ये अपना आंसर हो गया। जिस प्रश्न के हिसाब से जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ, ये गलत है, जनसंख्या घनत्व बड़ा है। आगे बढ़ेंगे अपने, राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? काफी प्रश्न बार पूछा जा चुका है, आपको भी पता होगा, अवनी लखेरा है जो इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। आगे बात करें अगले प्रश्न पर, निम्नांकित में से किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र हैं? तो 10 से 45 वर्ष की है वो इसके लिए पात्र रहेंगी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, अपने बात करेंगे जो राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति है उस पर अपने बात करें कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है। जो प्रथम हस्तशिल्प नीति जारी की गई है उस पर चर्चा करेंगे। जो प्रथम चीजें होती है उनसे प्रश्न आता है, मैंने कहा प्रथम जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट बन जाती है। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2012 में जारी हुई, ये तो आपको पता है कि राजस्थान में प्रथम हस्तशिल्प नीति मुख्यमंत्री गहलोत की सरकार में पहली बार 2022 में जारी की गई, सितंबर माह में इसको जारी किया गया था। इसमें इससे आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, बिल्कुल सही है, अपने को सही नहीं ढूंढना है। इससे क्या होगा, जो आगामी 5 साल है उसमें नए 50,000 अवसर मिलेंगे। यह नीति मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी, यह गलत है क्योंकि ये 5 साल तक रहेगी, तो 5 साल आगामी 5 साल तक तो इसका बताया गया है। अगर आगे बढ़ भी जाती है तो कम से कम 5 साल हो गए, तो 2027 तो ये भी हो गया, तो 2025 वाला क्या हो गया, गलत हो गया। और अपने से कौन सा पूछा है, सही नहीं यानी गलत ही पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। विलुप्त होती, चौथे पर बात करें ऑप्शन पर, विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना इसका एक उद्देश्य, हाँ तो बिल्कुल ये उद्देश्य है, यानी ये 5 साल तक तो प्रभावी रहेगी, उसके बाद इसका क्या रिजल्ट रहता है वो बाद में डिपेंड करता है। तो ये 3 नंबर ऑप्शन अपना इस आंसर से सही नहीं है, तो ये गलत है, तो ये अपना ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ेंगे, अब इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, जो करंट अफेयर्स भी पूछा जा रहा है, तो करंट अफेयर्स में फैक्ट देकर पूछा जा रहा है कि कौन सा फैक्ट सही है और कौन सा फैक्ट सही नहीं है, यानी डीपली प्रश्न करंट अफेयर से भी पूछे जा रहे हैं। अपने बात करें इस प्रश्न पे, जो है कि 18वीं जो राष्ट्रीय जम्बूरी हुई थी उस पर यह प्रश्न है। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी राजस्थान के पाली जिले के रोहट में आयोजित की गई, बिल्कुल सही है। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का जो ध्येय वाक्य पूछा है वो शांति के साथ प्रगति है, ये भी सही है। राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजित करने का अवसर राजस्थान को बिल्कुल 67 वर्ष बाद मिला है, तीनों सही है। राष्ट्रीय जम्बूरी 1956 में राजस्थान द्वारा अजमेर में आयोजित की गई, ये गलत है, इसका आयोजन है जो जयपुर में किया गया था। अब देखिए आपने पढ़ तो लिया, जो जम्बूरी हुई थी उसकी सारी चीजें अगर पढ़ी है तभी प्रश्न सही होगा। आपको अगर इतना ही पता है कि ये पाली में आयोजित हुई थी, इसके साथ शांति के साथ प्रगति इसकी थीम थी, तो अब आप यहाँ 2 ऑप्शन का तो आपने कर लिया, अब नीचे वाले 2 में आप फंस जाएंगे और जिससे यहाँ क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसका आयोजन है जो अजमेर में किया गया था।
आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर बात करेंगे। निम्न में से किन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया? ये प्रश्न है तो आशीष जो पुरोहित हैं उनको दिया गया। ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आशीष पुरोहित। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करें। हाल ही में निम्न में से कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं दिया गया? ये देखिए, अब ये एग्जाम था 2000 जो परीक्षा हुई थी, आपको बताया था मैंने 29/9/2023 को एग्जाम हुई थी। उसकी है 29/1/2023 को जो वरिष्ठ अध्यापक की हुई थी, उसमें ये जो प्रश्न है पूछे जा रहे हैं। तो देखिए बोर्ड का प्रश्न इसमें भी पूछा जा रहा है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि आगामी जो भी परीक्षाएं होनी है उसमें जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने जितने भी बोर्डों का गठन किया है वो आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछेगा। ये देखिए राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया, यानी कौन से बोर्ड का गठन नहीं किया गया? राजस्थान श्रम शिल्प कला विकास बोर्ड का किया गया, राजस्थान राज्य रंजक कला बोर्ड का किया गया, राजस्थान राज्य महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले बोर्ड है उसका भी गठन किया गया। तो राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड है, इसका गठन नहीं किया गया। तो आपको जितने भी मुख्यमंत्री ने बोर्ड गठन किए हैं उनको आपको बढ़िया से तैयार करके जाना है। आगामी प्रतियोगी परीक्षा से होगी, चाहे वो सगणक हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, कौन सी भी परीक्षा हो उसमें से प्रश्न बनेगा। कुछ तो ऐसे हैं कि राजस्थान पहला ऐसा बना है कि उन बोर्डों का गठित करने वाला पूरे देश में पहला राज्य बना है, तो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या है, जिसका उद्घाटन किसने किया था? एस.वी. रमना ने इसका उद्घाटन किया था। इसका नाम पूछा है तो इसका नाम होगा पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम, इसका नाम है। अगले प्रश्न पर बात करेंगे कि विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? तो 90% जनसंख्या है जो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। आगे बढ़ेंगे, अगली सीरीज में अपने देखेंगे प्रश्नों का मिलान करो। प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में को सम्मिलित करना है। गेल्ला पेगोसा द्वीप कहाँ है, कन्नारी द्वीप कहाँ है और डियोगा ग्रासिया द्वीप कहाँ है? तो ये गेलपोसा द्वीप तो हो गया अपने प्रशांत महासागर में, और ये कन्नारी द्वीप हो गया अंध महासागर में। अब इनका आप ऑप्शन मिला लीजिएगा। इसका ये होगा, सॉरी ये हो गया, ये हो गया, यानी 1 नंबर इसका आंसर रहेगा। नहीं 3 नंबर, 4 नंबर होगा, इसको चेक कर लीजिएगा आप। 4 नंबर इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमंडलीय पवन हवा नहीं है? तो इसका आंसर होगा मानसूनी हवाएं हैं, वो नहीं है। आंसर क्या होगा? मानसूनी हवाएं नहीं है। कौन से वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा टिकाऊ विकास के लक्ष्य SDG अपनाए गए थे? तो 2015 में जो सतत विकास लक्ष्य है उनको अपनाया गया था। जनसंख्या प्रवासन नियंत्रण हेतु किस देश ने त्वचा के रंग पर आधार पर नीति अपनाई थी? तो ऑस्ट्रेलिया ने यह नीति अपनाई थी। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। पूर्वांचल हिमाचल की निम्नलिखित पहाड़ियों का सही उत्तर दक्षिण क्रम में करना है। तो ये एक तो हो जाएगा पिटकोई, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये पिटकोई होगा और इसके बाद ये होगा, तो इसका आंसर होगा 2 नंबर B, C, A और D। इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो इसका आंसर ये रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीने के मध्य लगभग 75 सेमी की जो उच्चतम वर्षा होती है वो कोरामंडल तट के सहारे होती है। इसका आंसर रहेगा कोरामंडल तट के सहारे। इसका आंसर कोरामंडल तट के सहारे। पेनगंगा और वैनगंगा सहायक नदियां हैं, तो ये गोदावरी की। ये प्रश्न रिपीट हो गया, मैंने आपको बताया था कि प्रश्न रिपीट होते हैं, तो ये पेनगंगा और वैनगंगा वाला प्रश्न रिपीट हो चुका है। मैंने आपको पहले बताया था गोदावरी। सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, ये मैग्रोवा वन की है। आप वो पेपर देखेंगे पीछे जो कराए हुए हैं प्ले लिस्ट में, अब देखना कि कितने प्रश्न मिल रहे हैं, उनसे संबंधित मिलते या उनसे संबंधित जो प्रश्न बन रहे हैं फैक्ट, उनसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपने। ये सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति किसकी हो गई? मैग्रोव वन की हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी भारत का अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है? तो अंकलेश्वर है, वह
रहेगा। आगे बढ़ेंगे अपने, भारत में खाद्यान्न तेलों के संबंध में निम्न में से कौन सा है? तो भारत विश्व में वनस्पति तेल का नंबर 1 या तक और दूसरा सर्वाधिक उपयोग वाला है। अगस्त 2021 में भारत खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए खाद्य राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया। तो ये कथन 1 इसका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय उद्योगों के बारे में सही है? भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग फार्मा उत्पादन मात्रा में विश्व में तीसरे स्थान पर है। हाँ, इसमें ये 1 नंबर सही रहेगा, और इसमें तो अपने बात करें तो दोनों सही रहेंगे, इसमें दोनों ही सही रहेंगे। और इसमें क्या होगा, केवल 1 नंबर है जो सही रहेगा, यानी केवल ए, भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग फार्मास्यूटिकल उत्पादन मात्रा के अनुसार विश्व में तीसरे स्थान पर है, इसका केवल ए सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंडीगढ़ ने GSVM सेवा उच्चतम हिस्सेदारी को अंकित किया, जबकि सिक्किम भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2020-21 के दौरान सबसे कम रहा। भारत के सभी राज्यों में वर्ष 2021 के दौरान GSVA सेवा में महाराष्ट्र और कर्नाटक शीर्ष योगदान करता रहे। तो ये दोनों सही है। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने 2020-21 और 21-22 के दौरान उच्चतम FDI एक्टिविटी अंतर वो आकर्षित किया? तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ने। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से इस प्रकार देखिए जी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या आर्थिक समीक्षा से भी प्रश्न को फैक्ट बनाकर पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न पर बात करें, निम्न में से कौन सा देश 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बना? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वह बना। अपने इस पर बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका है वह सबसे बड़ा भारत का जो व्यापार साझेदार बना। 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया? तो प्रांतों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी उसको 1935 में समाप्त कर दिया गया। अगले प्रश्न पर बात करें, निम्न में से किस अधिनियम में प्रांतों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था का प्रयास किया गया था? यह प्रश्न पूछा गया है कि किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया? तो जो 1919 का अधिनियम था उसमें यह कोशिश की गई कि प्रांतों में द्वैध शासन को बढ़िया तरीके से लागू किया जाए, यह प्रयास किया गया था। निम्न में से कौन सा भारत में संवैधानिक विकास का सही कालक्रम है? तो सबसे पहले क्या होगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्वाचन, यानी बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन ये वाला, और इसके बाद है केंद्रीय विधायिका के 2 सदन, यानी 3 नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करेंगे। विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो बंबई से ये प्रतिनिधित्व करते थे। अब देखिए, डॉक्टर भीमराव इंपॉर्टेंट है तो इससे प्रश्न आ गया। जो भी आरपीसी बनाती है तो आरपीसी अपना फैक्ट के आधार से पेपर बनाती है, जो सिलेबस दिया होता है उसी के आधार पर पेपर बनाती है और उसी प्रकार के लेवल का पेपर आता है। जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसका पेपर काफी लेवल का आ जाता है कई बार, लेकिन आरपीसी का लेवल बढ़िया रहता है। आगे बढ़ते हैं, अपने बात करेंगे आगे। निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो एच.सी. मुखर्जी हैं, वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। अगले प्रश्न पर बात करें, भारत का संविधान का अनुच्छेद यानी 15A राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो भाषा इसमें सम्मिलित नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। प्राकृतिक जो दे रखा है, प्राकृतिक पर्यावरण की संवर्धना, ये पूछा गया है आपसे, तो इसका होगा इसका हो जाएगा 4 नंबर। और बाद में पूछा गया है सामाजिक संपत्ति की सुरक्षा, इसका होगा 2 नंबर। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास पूछा है, ये होगा 3 नंबर। और देश की रक्षा का पूछा है, ये होगा अनुच्छेद 151A यानी 4th, ये इसका आंसर रहेगा। यानी देख लो कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। निम्न में से विकल्प
अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है? तो निजी संपत्ति का विरोध है वह 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा हुआ है। आपसे पूछा है कि अनुच्छेद जो 39 है उसके अनुसार आर्थिक न्याय से कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है? तो निजी संपत्ति का जो विरोध है वह इससे नहीं जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर बात करेंगे। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यपाल, मैंने कहा राज्यपाल से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 201। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया? तो राजीव गांधी थे जिन्होंने किसी भी उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया, यानी किसी को उप प्रधानमंत्री नहीं बनाया अपने कार्यकाल में। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 ये सही रहेगा। ये जो नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 ये भी सही रहेगा। जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है ये भी सही रहेगा, और जो बहुजन समाज पार्टी है ये इसका आंसर गलत रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। ये जो प्रश्न आ गया ये इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक होगी ये पश्चिम बंगाल से बिजू जनता दल हो गई ओडिशा से, और इंडियन नेशनल लोक दल यानी इनेलो जिसे हरियाणा में चौटाला की सरकार माना जाता है वो उसका संबंध हो गया हरियाणा से। अब ये लोक जनशक्ति पार्टी होगी बिहार से। इस प्रकार आप आंसर देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पर बात करेंगे। एशियाई एकजुटता की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता के बाद यानी आजादी के बाद एकजुटता की अभिवृद्धि आजादी के बाद प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू ने कब आयोजित किया? तो 1949 में। अब देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से कितना शानदार प्रश्न पूछा गया है, यानी 1949 इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक है कहाँ आयोजित की गई? तो ब्राजील में इसका आयोजन किया गया था। इससे बीच में रह गया क्या प्रश्न? हाँ, भारत को अब तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया? तो 8 बार भारत को अभी तक इसमें चुना जा चुका है। वहीं वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ हुई? तो ब्राजील में इसकी पहली बैठक हुई थी। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर बात करें। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है? एक बार मैं पानी पी लेता हूं। आप क्वेश्चन देखिए, इसको अपने करेंगे अभी तुरंत ही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है? यह पूछा गया है। यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को दूर करने के लिए प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करता है। ये तो सही है। अपने को क्या पूछा है? सही नहीं है पूछा है। यह अध्यापकों की विद्यार्थियों के व्यवहार में समुचित परिवर्तन लाने में मदद करता है। बिल्कुल करता है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान इसको माना जाता है, यानी व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसमें मदद करता है। और यह विद्यार्थियों की कमजोरियों या असफलताओं को नजरअंदाज करने में प्रेरित करता है। ये गलत है, ये ऐसा नहीं करता। तो इसका आंसर अपने को पूछा है नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है? यानी जो मनोविज्ञान है उसको विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है। तो इसके व्यवहार के इसमें दिया गया इसके सिद्धांत है, नियम में परिवर्तन संभव नहीं है। यही इसका आंसर रहेगा। इसमें परिवर्तन है जो संभव है कि मनोविज्ञान में परिवर्तन आ सकता है, और कोई अगर नया नियम आएगा तो वो मनोविज्ञान में लागू हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, अपने विकास केंद्र से वृद्धि की ओर अग्रसर होता है। विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? यानी केंद्र से जो केंद्र होता है किसी का और उसके परिधि के बीच यानी दो दूरी हो रही है, यानी निकट से है जो दूर जा रहा है, तो यह सिद्धांत क्या कहलाता है? प्रोक्सीमोडिस्टल यानी निकट से दूर कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन से निर्धारक बालकों में शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? तो वंशानुक्रम करता है, पोषण भी करता है, विद्यालयों में खेल, अंतःस्रावी ग्रंथियां चारों करते हैं, यानी
ए, बी व सी, डी चारों इसके आंसर रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास का निर्धारित अवस्था नहीं है? तो अनौपचारिक सक्रियात्मक अवस्था इसका आंसर रहेगा। जो जीन पियाजे ने नियम दिया था उससे प्रश्न था। अब देखिए साइकोलॉजी भी बात करें तो जीन पियाजे से संबंधित जो इंपॉर्टेंट अपने को पता है पूछा जाता है। वंशानुक्रम वातावरण इंपॉर्टेंट है, तो वंशानुक्रम वातावरण से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर बात करें। एक विद्यार्थी को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से क्या करा है? तैयार करा है। तो ये किस प्रकार का प्रयास है? यानी एक अध्यापक है, वह विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहता है, इसलिए वह पहले उन्हें मानसिक रूप से तैयार कर रहा है। तो ये तत्परता का नियम है होगा। आगे बढ़े, निर्मितावाद के 5 ई उपागम के किस सोपान में शिक्षार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं? यानी तो कोई चीज होगा उसका विस्तार होगा तभी तो वह उपयोग कर पाएगा। तो इसका आंसर रहेगा विस्तार। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन संबंधी मजबूत शक्ति को बढ़ाता देता है जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ नहीं करता। अधिगम का यह नियम जाना जाता है। तो संशोधित प्रभाव का नियम इसको माना जाता है। यानी क्या है? पुनर्बलन संबंध की मजबूती को बढ़ा देता है जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ नहीं करता। अधिगम का यह नियम है, संशोधित प्रभाव का नियम है कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने। ओलपोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो उन कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है को जाना जाता है। तो ये तो ओलपोर्ट केंद्रीय शील गुण इसका आंसर रहेगा। ये तो पता है कि जो केंद्रीय गुण होते हैं वही प्रतिनिधित्व और चारित्रिक प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आंकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? तो इसके अंदर दे रखा है शब्द सहचार्य है और वाक्य पूर्ति भी है। तो समाजमिति व व्यक्ति अध्ययन वो इसका आंसर रहेगा, यानी सी व डी रहेगा। इस प्रकार देखिए डायरेक्ट प्रक्षेपी अप्रक्षेपी विधियों से भी प्रश्न साइको से पूछे गए हैं। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले प्रश्न पर बात करें। जब कोई व्यक्ति अपने दुख अनुभव जानबूझकर बुलाता है और उन्हें अचेतन मन से दबा देता है तो समायोजन। अब देखिए समायोजन है, समायोजन का टॉपिक आरपीसी में प्रश्न पूछा जाता है। तो अपने दूसरा पेपर कर रहे हैं शायद जो वरिष्ठ अध्यापक का, उसमें भी समायोजन के पेपर आए थे, प्रश्न आए थे और इसी में भी समायोजन के प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा दमन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत के आयामों व उसका तत्वों का सही मिलान नहीं है? सक्रिय मूल्यांकन तो है, विषय वस्तु संज्ञा नहीं होगा, उत्पाद व समर्थी नहीं होगा, यानी बी व सही नहीं होंगे। नहीं पूछा है, बी व सही नहीं होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर बात करेंगे। रोहन जो पारंपरिक बुद्धि परीक्षणों में निम्न अंक प्राप्त करता है परंतु वास्तविक जीवन संबंधित समस्याओं को तीव्रता से पकड़ लेता है। यानी जो परीक्षा में तो कम नंबर ही प्राप्त करता है परंतु जो वास्तविक जीवन में संबंधित समस्याएं आती है इनको वह तीव्रता से पकड़ लेता है। संसार की कार्य प्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यानी जो चीजें नॉर्मल आसपास समाज में हो रही है उसको वो जल्दी पकड़ लेता है। तो त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि है? तो ये व्यवहारिक बुद्धि रहेगी, क्यों जो व्यवहारिक है वही किसी की समस्या को समझ सकता है। अगर सिर्फ पढ़ाई में होशियार होता है, इंटेलिजेंट होता है, तो वह इस प्रकार की वो समस्याओं को नहीं पकड़ पाता। तो ये व्यवहारिक इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। सृजनात्मकता के निमित्त में से कौन सी अवस्था में व्यक्ति थीम का अचानक प्रत्यक्षीकरण करता और समस्या के विभिन्न घटकों में संबंध देखता है? तो ये प्रतिबंध इसका आंसर रहेगा। किसी चीज को अपने से करने से, उसे अच्छे ढंग से करने से तथा उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकृति इच्छा को क्या कहा जाता है? तो उपलब्धि अभिप्रेरणा कहा जाता है। यानी उपलब्धि है उसको अपने बढ़िया से दिखाएंगे कि मैंने जीवन में ये हासिल कर लिया, मैंने इस प्रकार संघर्ष किया था, मुझे इस प्रकार मेरा सेकंड ग्रेड में चयन हो गया, वो सब चीजें उपलब्धि अभिप्रेरणा के अंदर आएगी। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। अभिप्रेरणा चक्र के
ये भी प्रश्न बढ़िया है। अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक संतुलन की स्थिति की पुनः प्राप्ति होती है? तो प्रोत्साहन के द्वारा ये प्राप्ति होती है। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है? तो कॉमन कक्षा का उपलब्ध कराना, यानी जो प्रतिभाशाली है उनको तो कॉमन कक्षा का उपलब्ध कराना है, जो उपलब्ध कराना, ये इसका प्रतिभाशाली संवर्धन का कार्यक्रम नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। आप मंद गति अधिगमकर्ताओं की कक्षा में पढ़ा रहे हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि आप मंद गति अधिगमकर्ताओं की कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं, निम्नलिखित शिक्षण में से कौन सा आप किन तकनीकों का उपयोग करेंगे? ये तो आपको भी पता है कि सरल शब्दों में निर्देश देंगे, श्रव्य दृश्य सामग्री का ज्यादा उपयोग करेंगे जिससे उनको ज्यादा समझ में आएगा, और मौखिक रूप से अमूर्त विचारों की प्रस्तुति ये नहीं होगा। उनके दैनिक जीवन से संबंधित जो जुड़ी गतिविधियां हैं उनका आयोजन करवाया जाएगा। ये इसका आंसर सही रहेगा, यानी 3 नहीं होगा। 3 कौन से में नहीं आ रहा है? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, यानी 2 नंबर इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवर्ती के संदर्भ में सही नहीं है? अब इसमें बताया गया है कि अभिवर्ती जन्मजात होती है, सही नहीं पूछा है। अभिवर्ती संज्ञानात्मक व भावात्मक घटक होते हैं किंतु क्रियात्मक या व्यवहारात्मक नहीं। अभिवर्ती व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। अभिवर्ती सदैव सकारात्मक होती है। इसमें कौन सा सही नहीं है? तो ए, बी व डी इसके अंदर सही नहीं है। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे, किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते देखकर यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारी में रुचि का अनुमान लगाता है तो ये किस प्रकार का? यानी कोई स्टूडेंट है, वो जो भी खाली टाइम बचता है तो वह चित्रकारी करता है, तो अगर आप अध्यापक हैं तो आपका अनुमान क्या रहेगा, यानी उसकी किस प्रकार की है? तो प्रकट है। यह सुपर द्वारा वर्गीकृत किस प्रकार की अभिरुचि होगी? तो प्रकट है अभिरुचि होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। आगे राजस्थान के वापस क्वेश्चन, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए, ये देखिए, ओशिया जोधपुर में पाए जाते हैं, बालेरी चूरू में, देशनोक बीकानेर में। ये जो शिखर वाला गलत होगा, यानी ये तीनों सही रहेंगे, ए, बी व सी। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण जो पश्चिमी मानसून है वह सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? तो पाली में आ जाता है, या हनुमानगढ़ और गंगानगर बीकानेर में तो अंतिम रूप होता है, वही लगभग पहुंचता है, यानी पाली इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। एक नदी के बारे में कथन दिए गए हैं और उन कथनों को पढ़कर बताना है कि ये कौन सी नदी से संबंधित है। एक नदी के बारे में कथन है, ये टोकड़ा उदयपुर से उदगी में होती है, वो है हतमती, मेसवा तथा वेत्रक इसकी सहायक नदियां हैं। यह नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किमी प्रवाहित होती है, तो साबरमती इसका आंसर रहेगा। आगे, किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? उदयपुर, कोटा, बूंदी व चित्तौड़गढ़, ये तो आपको भी पता है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। निम्नलिखित में से सुमिलित करना है कि कौन सी चीजें कहां पाई जाती है? गेहूं है तो वो हो गया गंगानगर में। जो बाजरा है, इसमें भी ये भी इंपॉर्टेंट था, ये हो गया बाजरा, इसका पूछा है। गेहूं हो गया गंगानगर में, और ये बाजरा हो गया बूंदी में। इसके अलावा देखो, चावल यानी फर्स्ट थर्ड हो गया, ये वाला मिल रहा है। इसके बाद कौन सा मिल रहा है? बी में ये मिल रहा है थर्ड, और जो सी है चावल, एक मिनट इसको बढ़िया से करेंगे अपने। गेहूं है जो गंगानगर में, यानी ए का 3 नंबर इस दोनों में मिल रहा है, ए का 3 दोनों में मिल रहा है। इसके बाद जो बाजरा है वह दिखा रखा है, किसमें होगा? बाजरा होगा अलवर में, ये बता रखा है। जो चावल है, जो चावल कहाँ होंगे? बूंदी में होंगे, और जो मक्का है वो होगा भीलवाड़ा में। अब इसको आप मिलान कर लीजिएगा, ये इसका आंसर रहेगा। आपको मैंने बता दिया कि ये आप देख लेना कौन से में मिल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, 19वीं पशु गणना 2012 से
20वीं पशु गणना जो 2019 में हुई थी उसमें पशुधन की कुल संख्या में परिवर्तन तो 1.66 की कमी हुई थी। अब ये प्रश्न देखिए कितना शानदार तरीके से पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है, तो इसका आंसर रहेगा पाली में। इसके अलावा अगले प्रश्न पर बात करें, 2001 से लेकर 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म कौन सा होगा, तो गंगानगर और झुंझुनू इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। अगला प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो गागरोन का किला आपको पता है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, कहाँ है, झालावाड़ में। कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर कपिल मुनि का जहां पर मंदिर है, दौलतबाग अजमेर में, और ये लालगढ़ का है, ये कहाँ है, बीकानेर में, ये बीकानेर में है। निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले से अवस्थित नहीं है, तो हिंदुस्तान लिमिटेड है, ये चित्तौड़गढ़ में नहीं है। आगे अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है, तो आहड़ सभ्यता। अब देखिए आरपीसी में आहड़ सभ्यता दी हुई थी, वहां से प्रश्न आगे, या कालीबंगा सभ्यता है वहां से ज्यादा आरपीसी प्रश्न पूछती है, तो इसके आंसर होगा लाल काले मर्द बाढ़। निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख, ये देखिए कितनी बार प्रश्न रिपोर्ट बना है, तो इसका आंसर होगा बेराट। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ की गई, तो रज्जिल। ये मंडोर प्रतिहार दे रखा है, उसमें भी ये प्रश्न पूछा जाता है। आप 2 मिनट प्रश्न चेक कीजिएगा, मैं पानी पी लेता हूं। अगले प्रश्न पर अपने बढ़ेंगे। निम्नलिखित चौहान शासकों में से किस शासक को बिसल देव के नाम से भी जाना जाता था, ये थे विग्रहराज चतुर्थ। कौन थे, विग्रहराज चतुर्थ। जालोर के चौहान वंशों की शाखा का संस्थापक कौन था, प्रश्न जालोर से आ गया कि जालोर के जो चौहान वंश थे उनकी शाखा का संस्थापक कौन था, तो कीर्तिपाल है, वो संस्थापक थे इसके। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर बात करेंगे अपने। अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के जो आक्रमण हुआ था चित्तौड़गढ़ पर, उसका वर्णन है, तो ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया। इसमें कौन सा भी आंसर है नहीं माना था आरपीसी ने, इस प्रश्न को क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। अगले पर बात करें, प्राचीन शिलालेखों में जालोर की किस नाम से जाना जाता था, ये तो एक बेसिक प्रश्न था, आपको पता है कि जाबिलपुर इसका आंसर है। और जो 1857 की क्रांति में निमित्त में अंग्रेज सेना अधिकारी कौन था, तो इस पर अपने जो पिछला पेपर हुआ था बात की थी कि कर्नल एबर्ट था, जो युद्ध हुआ था उस पर भी अपने विस्तृत चर्चा की थी। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया, इब्राहिम लोदी। ये बेसिक प्रश्न है कि किसको पराजित किया, तो इब्राहिम लोदी। राजस्थान मध्य भारत का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, तो ये अमृतसर में हुआ था, 1919 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है कि ये राजस्थान से बाहर हुआ था, तब इसे प्रश्न पूछा गया था। 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडलों की किसके प्रयत्नों से हुई थी, या प्रजामंडल की स्थापना पूछी है कि किसके प्रयत्नों से हुई थी, तो कांतिलाल चौथानी है उससे हुई थी। ये विजय सिंह पथिक तो बूंदी जो किसान आंदोलन हुआ था बिजोलिया उससे संबंधित हैं, और उसके अलावा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु जिन्होंने आंदोलन किया था उनका साथ दिया था। इस प्रकार मैंने आपके साथ इस सेशन में 100 क्वेश्चन शेयर किए जो वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा हुई थी उसके। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इनफ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक और शेयर कीजिए। पर जो भी पेपरों का सोल्यूशन कराया जाता है उसकी प्ले लिस्ट बना दी गई है, उसमें आप उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।